नाज़रीन, एक साल पहले इसी मार्च के महीने में आपको याद है कि क्या हो रहा था? मैं याद करवाती हूँ। इसी मार्च के महीने में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल जरदारी साहब 150 रुपए फिल्टर मिलने वाले पेट्रोल, 60 रुपए किलो मिलने वाले आटे, 65 रुपए मिलने वाली चीनी और वो तमाम अशिया जरूरिया जिनकी कीमत में आज 100% इजाफा हो चुका है, उस महंगाई के खिलाफ कराची से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च कर रहे थे। और उस वक्त की अशिया खुरोनोश की कीमतों पर बाकायदा वावेला मचाया जा रहा था और कौम को बताया जा रहा था कि आज जिस मुश्किल में है पाकिस्तान, उसकी वजह है सिर्फ और सिर्फ इमरान खान। मगर फिर वक्त बदल गया, हुकूमत बदल गई, ऑपोजिशन का दाव चल गया, महंगाई के पैमाने बदल गए और 100 गुना महंगाई होने के बाद भी एक साल पहले महंगाई मार्च करने वालों के कानों पर जूं तक नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आज IMF को दावत दी जा रही है कि हुजूरे वाला आप हुक्म करें, सिर्फ हुक्म करें और बताएं कि करना क्या है। क्या कहने आज के हमारे वजीर खारिजा का, जरा सुन लीजिए। IMF का भी जिम्मेदारी है कि जहां वो बिल्कुल जो भी ज़रूरत हो हमारा मईशत के लिए, जो भी पाकिस्तान से एक्सपेक्टेड है हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए, मईशत को बेहतर चलाने के लिए, वो हमसे करवाए। Our finance minister is engaging with the IMF. And while we absolutely support and insist that we would have to conduct the necessary economic reforms to improve the overall health of our economy and get through this difficult time. अच्छा, मामला सिर्फ वजीर खारिजा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल जरदारी तक ही नहीं है, बल्कि अगर थोड़ा सा ज़हनों पे जोर डालें तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो सियासी प्रेम कहानी है किसी से ढकी छुपी नहीं है। पता नहीं पिछले एक साल से नून लीग को पीपल्स पार्टी को याद ही नहीं आ रहा कि उन्होंने तो पेट फाड़ कर करप्शन का लूटा हुआ पैसा निकालना था। आज के वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने किसी को शायद सड़कों पर घसीटना भी था। क्या बिलावल जरदारी और मरियम नवाज साहिबा को भी कुछ याद नहीं है? ये ज़रा सुनिएगा। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो कुर्बानियाँ देकर अपने ऊपर मुश्किलात बर्दाश्त करके वो जिद्दोजहद कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो आइन और कानून का जो बयानिया है उसको पांव तले रोंद कर वो कुछ भी करने को तैयार हैं। वो तो कहते थे कि आर और पार होगा, आपने देखा कि कैसे आर और पार होते होते हम पांव पकड़ने की सियासत पर पहुंच चुके हैं। क्यों डील होगी भाई, और किसके साथ होगी? इतनी सारी कुर्बानियां देने के बाद, इतनी जिद्दोजहद करने के बाद क्या हम पागल हैं कि किसी दिन खड़े होकर डील कर लेंगे उन्हीं लोगों के साथ जिनके खिलाफ हमारी जिद्दोजहद है? ऑपोजिशन सीरियस है तो ज़ाती मफाद के बजाय, इंडिविजुअल्स की सियासत करने के बजाय हमें उसूलों पे करना पड़ेगा। जो हुआ था वो पूरी कौम के सामने किसने किसका वक्त ज़ाया किया, किसने क्या किया, वो पूरी कौम के सामने, मुझे उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। मरियम शरीफ साहिबा से नून लीग के ओहदेदारों के ये जो बयानबाजी अब हो रहा है, सिलेक्टेड की बात है, वो तो लफ्ज़ मैंने दिया है तो मैं जानता हूँ कि वो किस पे इस्तेमाल होना बनता है। PMLN है, वो अपने ओन पे पब्लिक एजिटेशन कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। अपने ओन पे माशाल्लाह बड़े बड़े जलसे कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है ना। उसके लिए हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। PDM मैंने बनाया है, PDM की बुनियाद मैंने रखा है। हम किसी सूरत में इज़्ज़त और बराबरी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आपने एक छोटे से ओहदे के लिए, आपने एक जमहूरी कॉज को, जमहूरियत को, अवाम के हक़ के हुक्मरानी की जिद्दोजहद को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। कि हुकूमत के असल सहूलतकार वो है जो इस्तीफ़ों को लॉन्ग मार्च के साथ न ठीक करके लॉन्ग मार्च से पीछे हटे। अगर आपने ताबेदारी करनी है, अगर आपने सिलेक्ट होना है, तो फिर आपको इमरान खान की पैरवी करनी चाहिए। फिर आधा तीतर और आधा बटेर और कभी अपोजिशन कभी हुकूमत, ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान की तारीख उठा के देखे तो किस जमात ने सबसे ज्यादा धांधली की, कौन सा जमात ओरिजिनल सिलेक्टेड है? जब आप ये समझते हैं कि सवाए सिलेक्ट होने के अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप अपनी अवामी कुव्वत, वोट की कुव्वत आप खो चुके हैं। हम किसी का डिक्टेशन पे किसी एक इत्तेहाद नहीं चल सकता है। मैं अपने नून लीग के दोस्तों को रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रा सा पानी पी ले, लंबे लंबे सांस ले
اچھا یہ جو ماضی ہے نا یہ آج کی متحدہ اور موجودہ حکومت کا ماضی ہے جسے دیکھ کر اور سن کر بخوبی یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کچھ پتہ نہیں کہ کب یہ اتحاد ختم ہو جائے، مگر وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ عمران خان ملکی سیاست کو جہاں لے آئے ہیں اس کے بعد یا تو ہم رہیں گے یا وہ رہے گا۔ کیا کہنا تھا رانا صاحب کا ذرا سن لیجئے۔ اچھا اب اس پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول زرداری صاحب نے ہی رانا ثناء اللہ صاحب کو آئینہ دکھایا ہے، کیا کہنا تھا ذرا یہ بھی سن لیجئے گا۔ جن بحران کا ہم سامنا کر رہے ہیں، جمہوری، آئینی، سیکیورٹی، معاشی، یونٹی اس کا حل، ہم سب کو مل کے ان مسائل کا حل نکالنا پڑے گا۔ ایک وزیر صاحب نے کہا ایک انٹرویو میں کہ یا ہم ہوں گے یا وہ ہوں گے اپوزیشن کے بارے میں، اور افسوس کے ساتھ کہ ہمارا پولرائزیشن، ہمارا پارٹیزن شپ اس حد تک پہنچ چکا ہے۔ اس لیے آخر کار جب یہ لڑائی ختم ہے تو ہمیں پھر سب آپس میں بیٹھ اور ان کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑے گا جن کا شکل ہمیں پسند ہے۔ جی تو یہ پوری صورتحال ہے جو آپ نے دیکھی اس وقت ہماری موجودہ حکومت کی، جو بلند و باغ دعوے تو کر رہے ہیں لیکن عملاً آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی، ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے، دوسرا قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے۔ اگر 420 کا مقدمہ تھا اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے، جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے، تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا۔ 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو یار، 1.5 سال چلا، شخصی ضمانت کا کیس، سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا، ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی، مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے، 102 دن کے بعد میں جیت گیا، کیس بری ہو گیا، 102 دن کے بعد اپیل فائل کی، ایکسپٹ کر لی، نہیں کرتے نا ایکسپٹ، ختم ہو جاتا نا ظلم یار، بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور، میں نہیں سنتا یہ کیس، کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ، مٹ جاتا ظلم۔ اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس ان کرسیوں پہ ان کو یار، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں، تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔